हम जब अपने घरों में कुछ यज्ञ हवन करते हैं तो पंडित जी एक पंक्ति बोलते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता को बुलाऊं, उसके लिए ये परिप्रेक्ष्य मुझे लगा कि देना बड़ा अच्छा रहेगा, हम सब उनको सुनेंगे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। ये मैंने इसलिए कहा कि सर हमारा एक छोटा सा चैनल है, उसका नाम जम्बू टॉक्स है, और उसको रखने का कारण ये था कि जम्बू जम्बू द्वीप से होता है। इस पर हमने 650 से अधिक कार्यक्रम किए, 200 से अधिक वक्ता आए। अभी एक कॉन्फ्रेंस किया, उसका नाम रखा अमृत काल में जम्बू द्वीप दिव्य भव्य भारत। भारत के प्रधान सेवक की बड़ी दूर की दृष्टि है। हम एक गीत में प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐ माँ करता हूँ प्रतिज्ञा कि तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। तो क्या जब एक महाभारत नाम की श्रृंखला हमने चलाई जिसके 38 एपिसोड हुए, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन जब दिग्विजय अभियान पर जाते हैं तो वो साइबेरिया, जो आज का साइबेरिया है, वहां तक भी अपने दिग्विजय अभियान के साथ में जाते हैं। आज के चीन में भी काशी नाम का एक स्थान है, और जिसे महाद्वीप कहते हैं, वो महाद्वीप ना तो एशिया और ना यूरोप पूरे तरीके से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसे में क्या इस जम्बू द्वीप की परिकल्पना साकार होना इस अमृत काल में हम संभव देख सकते हैं? उस प्रधान सेवक की वो दूरदृष्टि, वो परिकल्पना आप अपने शब्दों में हम सबके समक्ष साकार करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता माननीय राज्यसभा सदस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वागत अभिनंदन से। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर मोहनलाल स्वर्णकार जी, वर्तमान में जो अभी जिस पुस्तक का हमने विमोचन किया उसके लेखक यथा नाम तथा गुणः डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित जयपुर आउटर की महापौर सौम्या गुजर जी, सुनील कोठारी जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज अभी पूर्व में शर्मा जी ने आपको विषय का प्रतिपादन करते हुए कुछ बिंदु बताए, तो मैं वहां से ही इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज भारत एक बड़े परिवर्तन के कालखंड से गुजर रहा है। हमने अभी अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष मनाया है, परंतु जब हम पिछले 15 अगस्त को 2022 को 75 वर्ष पूर्ण कर रहे थे, तो उस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन यदि आप याद करें तो उन्होंने क्या कहा कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने एक संकल्प दिया कि हम 75 वर्ष तक पहुंचे हैं, अब जब हम शताब्दी तक पहुंचेंगे यानी 100 वर्ष पूरे करेंगे 2047 में, तब तक था बनाना है। सेकेंड, उसके लिए अपने मन से गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने मन को मुक्त करना है, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि हम 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी बहुत कुछ दिमागों में अभी तक विदेश का हमारे भरा हुआ है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद तीसरा बिंदु बताता हूं। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगा कि 1998 से पहले तक, क्योंकि इस समय मार्च का महीना चल रहा है और यह बजट सत्र का समय होता है, संसद का भी बजट सत्र चल रहा है, अनेक राज्य विधानसभाओं के बजट सत्र चल रहे हैं। भारत की संसद में बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की मानसिकता और विरासत चली आ रही थी कि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे, इसलिए भारत में शाम को 5 बजे बजट आता था। आप सोचिए, ये जब हमारी सरकार आई, अटल जी की सरकार, तब यह बदला, और जो बजट फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता था 28 फरवरी को, मोदी जी ने आने के बाद उसे बदला, और अब बजट 1 फरवरी को या 30-31 जनवरी को होता है। क्यों? अरे भाई, ये उनका तरीका था। चूंकि वहां पर सर्दी रहती थी, तो मार्च के महीने से पहले ऐसा वातावरण नहीं होता था कि आप कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर सकें। हमारे यहां स्थिति भिन्न है।
हमारे यहां जून के महीने में मानसून आ जाता है और कृषि का बहुत व्यापक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर था। तो हमारे लिए बेहतर यह था कि जो पैसे का वितरण हो वो मई के महीने तक, मई के अंत तक उन जगहों तक पहुंच जाए तो हमारे लिए अधिक उपयुक्त था। मतलब जो भारत के लिए उपयुक्त था वो गुलामी की मानसिकता के कारण हमारे दिमागों में छाया हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा उससे मुक्त करना है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा, इसके लिए हम सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा, यह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, अकेले में नहीं, यानी इन कोऑर्डिनेशन करना है, इन सेपरेशन नहीं। अब यहां से अगर आप देखें तो ये सारी की सारी भूमिका, जैसे इस पुस्तक का भी विषय है नरेंद्र से नरेंद्र तक, तो बहुत साफ दिखाई पड़ जाता है कि सोच कहां तक जाती है। अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अभी भी ब्रिटेन के आसपास ही अटक जाती है। फिर चाहे वहां की फिल्म पे या मीडिया रिपोर्ट पे या किसी की यूनिवर्सिटी पे, वो वहीं पे अटके हुए हैं जो 20वीं शताब्दी का दौर था, 19वीं शताब्दी के दौर में, और हम अब 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और प्रधानमंत्री जी उस विषय को आगे की तरफ हमें दिखा रहे हैं। अब आप यूं समझिए कि इन 25 वर्षों में यदि हमें यह प्राप्त करना है, इसकी आधारशिला मोदी जी ने कैसे रखी। जब आप कहते हैं नरेंद्र से नरेंद्र तक, तो इसकी शुरुआत जानते कैसे हुई? पहले इसकी शुरुआत इस जगह से होती है कि 18-19 वर्ष की आयु में एक बालक सामाजिक कार्य के लिए अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित करने का संकल्प लेता है और प्रचारक बनकर, संघ का प्रचारक बनकर निकलता है। किस संकल्प के साथ? वो संकल्प यह होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। मगर यह संकल्प उसके मनोभाव में इस प्रकार से आकर स्थापित हो जाता है कि जब उसे मां भारती की सेवा सर्वोच्च पद से करने का अवसर मिलता है, यानी जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो विगत लगभग 9 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। यानी जो संकल्प था वो अब इस रूप में दिखाई पड़ता है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। अब देखिए, उसके बाद भी वो अगले 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी अपने समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बात कर रहे हैं। 25 वर्ष के बाद तो जो आज स्कूलों में पढ़ने वाले या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, ये महत्वपूर्ण स्थितियों में पहुंचकर कोई ना कोई देश के लिए सेवा कर रहे होंगे। तो वहां तक सोचना, अर्थात कि देश और समाज के बारे में कौन सी सोच? सबसे प्राचीन काल से लेकर देश के लिए क्या हो सकता था और भविष्य में, सुनहरे भविष्य के लिए क्या हो सकता है, उस पूरी की पूरी सोच को एक साथ भारत को ट्रांसफॉर्म करने का जो यह प्रयास है, यह नरेंद्र मोदी जी के नरेंद्र के 2 स्वरूपों को परिलक्षित करता है। अब मैं, जैसे इस पुस्तक की भूमिका में ही लिखा हुआ था कि भगवान राम का यदि जन्म इसलिए हुआ था कि रावण को मारकर धर्म की स्थापना करनी थी और केवल रावण के वध के द्वारा धर्म की स्थापना होनी थी, तो बहुत सहज कार्य था। अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते और रावण को मार देते। परंतु क्या उससे धर्म की स्थापना हो जाती? नहीं होती, क्योंकि जन जन में तो वो विश्वास नहीं आता। वो सोचते हम कैसे बुराई से लड़ सकते हैं, वो तो राजा है, उनके पास इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, सेना थी, उन्होंने मार दिया, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है। इसलिए जब तक जन जन में चेतना का संचार नहीं होता है, तब तक धर्म की स्थापना और सत्य की स्थापना नहीं होती। इसलिए राजा राम वनवासी राम बनते हैं। वनवासी राम बन के पहले निषाद राज से मिलते हैं, फिर माता शबरी से जाके का आशीर्वाद लेते हैं। उसके उपरांत वानर, रीछ, भालू, गिर कंदराओं में रहने वाले वो लोग जो कि समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर, जिन्हें कोई यहां से बैठ के ध्यान भी नहीं कर पाता था,
उनको एकत्र करते हैं और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रावण को परास्त करते हैं। धर्म की स्थापना तब होती है, अर्थात जब तक अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय नहीं होता तब तक समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र के कल्याण का उदय भी नहीं होता। इसीलिए अभी बुद्धि प्रकाश जी जिस चीज का उल्लेख कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया तो आप उनका पहला भाषण याद करिए, 15 अगस्त 2014। उन्होंने 2 विषय ऐसे लिए जो राजनीतिक पंडितों ने कहा कि तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इनको बोलने का क्या मतलब है। एक स्वच्छता अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा ये तो ठीक है, मगर ये तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दे हैं, सोशल कल्चरल मुद्दे हैं, इनको किसी राजनेता को क्यों बोलना। परंतु वो इसलिए बोल रहे थे चूंकि जो 2014 में जनता ने जनादेश दिया था वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था, वो एक विचार बदलने के लिए दिया था, मानसिकता को बदलने के लिए दिया था। इसलिए ये स्वच्छ भारत अभियान किसके लिए था? गरीब के लिए था, जैसा उन्होंने बताया, और विशेषकर गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कहेगा कोई से फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ा। याद करिए 8-10 साल पहले जितनी आसानी से हमारे हाथ में कोई कागज का रैपर, टुकड़ा, कोई भी ऐसी चीज होती थी, लोग जितनी सहजता से सड़क के किनारे या चलते हुए फेंक दिया करते थे, आज विचार मानसिकता में बदलाव आया है। लोग रुकते हैं, देखते हैं कहां पर कूड़ेदान है, डस्टबिन है, वहां जाके डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या अंतर आया कि जो लिंग अनुपात बहुत ही असंतुलित था, अब नवजात शिशुओं में पिछले 8 वर्षों में उसमें भारी सुधार दर्ज हुआ। और राजस्थान और हरियाणा जैसे वह राज्य जहां सबसे ज्यादा असंतुलित था, वहां पर भी बहुत भारी सुधार दर्ज हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ईमानदार नियत से प्रयास किया जाए तो जनता सकारात्मक कार्य करने के लिए आगे आती है। एक और तरीका था कैसे बदलने का प्रयास हुआ। सामान्यतः लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। सरकारें क्या करती हैं? और चाहिए, इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, नए नए नियम बनाएंगे। मोदी जी ने इसके ठीक विपरीत काम किया। उन्होंने कहा कि हमें, जब शुरू में बात आई कि उज्ज्वला योजना के लिए इनिशियल पैसा कहां से आएगा, पैसे की भी तो व्यवस्था करनी है, इनिशियल पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने क्या कहा कि जो समृद्ध हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, अगर हो सके तो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। उन्होंने कहा छोड़ दो, और 1.5 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। मेरे विचार से लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब उन्होंने एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कहा था कि एक टाइम का भोजन छोड़ दें, उसके बाद कोई दूसरा अवसर ऐसा नहीं होगा जब किसी नेता ने कहा हो कोई चीज छोड़ दो और जनता ने छोड़ दिया हो। यह दर्शाता है कि उस नेता की नीयत के प्रति जनता के मन में किस प्रकार का भाव था। यह बदलाव की शुरुआत। दूसरा, लोग नए नए नियम बनाते हैं साहब, नए कानून बनाते हैं ताकि काम और अच्छा हो सके। मोदी जी ने कहा पहले ये तो देखो कि कौन से ऐसे फालतू के कानून बचे हुए हैं जो कि केवल असुविधा पैदा करते हैं। और विगत 9 वर्षों में 1900 से अधिक ऐसे कानून जो रिडंडेंट हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, अवांछित थे, उनको भी समाप्त करने का काम किया जो पूर्व की सरकारें नहीं करती। इसमें एक उदाहरण भी आपको देता हूं। एक बार हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने व्यक्तिगत चर्चा में मुझे बताया कि जब वो गुजरात राज्य के गृह मंत्री बने तो पुलिस की तमाम रिपोर्ट्स उनके पास आती थी, जिसमें एक रिपोर्ट जानते क्या आती थी? 1965 की पाकिस्तान के युद्ध के समय, चूंकि बॉर्डर का एरिया था और उस समय इस ढंग का एस्टैब्लिश्ड बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग में नहीं थी जैसी आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो उस जमाने में गुब्बारे छोड़े जाते थे और गुब्बारों से पैम्फलेट भारत के इलाकों में प्रचार करने के लिए छोड़े जाते थे। अब तो ना कोई गुब्बारा छोड़ता है, ना कोई पैम्फलेट छोड़ता है, मगर पुलिस की ड्यूटी का नियम आज भी बना हुआ था कि हर हफ्ते रिपोर्ट आती थी और उसमें लिखा रहता था इस हफ्ते पाकिस्तान की सीमा से कोई गुब्बारा नहीं आया और कोई पैम्फलेट बरामद नहीं हुआ। आप सोचिए कि इस ढंग की चीजों की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं किया कि ये सरकारी व्यवस्था का टाइम एंड एनर्जी को कितना वेस्ट करने का काम करते हैं। ये उदाहरण था सिर्फ, इसलिए उन्होंने 1900 से अधिक
पुराने जो नियम थे उनको बदलने का प्रयास किया। अब देखिए आगे, देश को अर्थव्यवस्था में बड़ा रूप धारण करना है और देश के 80% से अधिक लोग होंगे जिनका बैंक में खाता ही नहीं होगा, यानी उनकी अर्थव्यवस्था में कोई सहभागिता ही नहीं होगी। तो आप याद करिए, तीसरी बात जो उन्होंने 15 अगस्त को बोली थी वो थी जन धन योजना। अब जन धन योजना की बात आई तो आप जिन लोगों को आर्थिक विषयों की जानकारी होगी अथवा पता हो, जब कहा गया तो आरबीआई ने कहा कि नहीं साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 साल के अंदर 1 करोड़ से अधिक खाते नहीं खोल सकते। वित्त मंत्रालय ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़, इसके आगे कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ नहीं, 31 मार्च 2015 तक मुझे 12 करोड़ खाते चाहिए। और आज 42 करोड़ खाते खुले, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब जानते हैं आर्थिक विशेषज्ञों ने क्या कहा, अरे साहब आप खाते तो खुलवा रहे हैं, इसमें पैसा कहां से आएगा? भाई खाता खुलेगा तो उसमें पैसा रहेगा और रिकरिंग पैसा आता रहना चाहिए, तब तो खाता चलेगा। मोदी जी ने मनी मन कहा तुम खाते खुलवाओ, पैसे कहां से आना मैं बताता हूं। और आप देखिए पैसे की व्यवस्था कहां से हुई। याद करिए, एक दौर में जब कहा जाता था 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो गांव में 15 पैसे पहुंचता था, क्योंकि बीच में 85 पैसे सब सरकारी व्यवस्था खा जाती थी। अब जब नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई तो अब उन्होंने क्या किया कि जितनी भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उसी जनधन खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो अब एक तीर से 2 शिकार हुए। पहला, व्यक्ति के हाथ में सीधा पैसा पहुंच रहा है, 100 का 100 पैसा। दूसरा, वो अकाउंट्स ऑपरेटिव है। आज भी कोई जाके चेक कर ले, मोर देन 95% ऑफ जनधन अकाउंट आर ऑपरेटिव। दूसरा, अब जब वो अकाउंट भी काम करने लगे, और सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ, अब वो वेरीफाइड अकाउंट हो गए। और वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा ये पता चला इस देश में करीब 3 करोड़ ऐसे राशन कार्ड थे जिस नाम के व्यक्ति थे ही नहीं, यानी वो टोटल फर्जी कार्ड बने हुए थे। केवल सरकार की सब्सिडी का पैसा जाता था और तमाम सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो जाती थी उससे जानते हैं कितना पैसा बचा? तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए। सरकार ने 60,000 करोड़। अब ये देखिए उनकी दूरदृष्टि कि पहले खाता खुलवाया, हर व्यक्ति को एम्पावर किया, सीधे उसके पास पैसा पहुंचा, कोई जरूरत नहीं, उसके पास पैसा पहुंचा और उसी के साथ साथ वो जितनी भी ट्रांसपेरेंसी का भाव था वो भी पूरा कर दिया। कई बार लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं, इसीलिए तो लोग नहीं उसको समझ पाए। और उसके बाद जब खाते खुल गए, सबके हाथ में पैसा पहुंच गया, तब नोटबंदी की। क्योंकि जैसे कई लोग इस बात के लिए कहते थे ना कि साहब, पूर्व में आपको याद हो डिबेट के दौरान लोग कहते थे साहब सुषमा स्वराज जी का वो स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होगा तो गांव के लोगों के, जब नहीं है किसानों के खाते में पैसा कैसे पहुंचेगा, किसान के पास पैसा नहीं है। अभी जब किसान आंदोलन की बात आई तो उन्होंने कहा तब सही था, क्योंकि तब 80% से अधिक किसानों के पास खाते ही नहीं थे, तो पैसा कहां से लाते, किससे लेते? साहूकार और महाजन से ही लेना पड़ता। उससे भी छुट्टी मिल गई, क्योंकि अब सीधा पैसा मिल रहा था, किसान सम्मान निधि भी मिल रही थी, किसान को अगर लोन मिलना है तो वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा था। अब जो आपने सोचा कि नोटबंदी भी करना क्यों आवश्यक था, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा। लोग कहते हैं पैसा तो ज्यादातर वापस आ गया। अब वापस तो आ गया, पर नाम पते के साथ वापस आया। अब बिल्कुल आपको पता था कि ये पैसा किसका है, कहां है और कैसे है। और एक और भी उसका कारण था, आप लोग जाके थोड़ा इस बात को चेक कर लीजिएगा। 2004 से लेकर 2010 और 11 के बीच में, उससे पहले 1999 से 2004 के बीच में जो ग्रोथ रेट हुई थी वो लगभग 5.5% के आसपास थी। और अगर एक नेचुरल ग्रोथ रेट होती है तो उस समय में जो दाम बढ़ रहे थे, जैसे जमीनों के दाम 30% के हिसाब से बढ़े, सोने के दाम भी लगभग 30% के हिसाब से बढ़े, शेयर मार्केट भी 30% के हिसाब से बढ़ा, ग्रोथ रेट 5.5% के आसपास थी और जॉब लगभग 6 करोड़ क्रिएट हुए। मगर 2004 से 11 के बीच में जानते क्या हुआ? ग्रोथ रेट कभी कभी 10% भी टच की, मगर कैसे? शेयर मार्केट 300% से बढ़ा, सोना 300% से बढ़ा, और रियल एस्टेट यानी संपत्तियां जो थी वो
200% से लेके कहीं कहीं 2000% तक, यानी 20-20 गुना तक हो गए दाम संपत्तियों के, जमीनों के 8 से 10 साल में। और जॉब क्रिएट हुए केवल 27 लाख। यानी ये कहां से क्रिएट हो रहा था? ये सारा का सारा ब्लैक मनी का पैसा रूट होकर भारत में आ रहा था, जिसकी वजह से उस समय जो ये आपको प्रॉपर्टीज के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे थे, शेयर मार्केट के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या था। नोटबंदी करके एक प्रकार से उसका करेक्शन करने का काम किया। अब आइए उसके बाद क्या किया? अब उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया शुरू करो। अब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर बनती नहीं थी, बाहरी बनती थी, हमारे देश में नहीं बनती थी, उनको कैसे शुरू किया। अब उदाहरण के लिए ये तो हमने देखा कि गरीब व्यक्ति को उन चीजों की कैसी आवश्यकता थी, परंतु देश को किन चीजों की आवश्यकता, ये भी तो आप सोचिए। हमारा देश वो देश था जहां के साइंटिस्टों ने चंद्रयान बना लिया था। हमारी सरकार आने से पहले की बात कर रहा हूं। चंद्रयान बना लिया था, मंगलयान प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। यानी हम चंद्रयान बना सकते थे, चंद्रमा तक अपना सैटेलाइट भेज सकते थे, मंगल तक भेजने की तैयारी कर रहे थे, मगर हम लड़ाकू जहाज नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे थे, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, दुनिया में बैठ के हम 10-12 हजार किलोमीटर तक दूर मिसाइल फेंकने की क्षमता पा रहे थे। एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती थी क्या? इसका मतलब हम बना सकते थे मगर बनाना नहीं चाहते थे, ताकि डिफेंस की खरीद चलती रहे और जो कुछ उसके साथ चलता है वो भी चलता रहे। परंतु मोदी जी ने आने के बाद डिफेंस की फील्ड में भारत को पूर्णतः मजबूत और आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की, क्योंकि जो चीजों की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, एक फाइटर प्लेन बनता है तो उसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एक उसका बाहरी बॉडी चेसिस, एक इंजन, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उसके अंदर, जिसको एवियोनिक्स कहते हैं। तो हम चेसिस बना सकते हैं, एवियोनिक्स में भी हम काफी हद तक चीजें बना सकते हैं, पर अभी भी हमारे पास वो स्थिति थी कि इंजन को बनाने के लिए जिस टाइप की स्ट्रेंथ और प्रिसीजन चाहिए वो अगर हमारे यहां नहीं था, तो हमने बाहर वालों से कहा यहां आकर बनाना पड़ेगा। और आपने देखा कि अभी टाटा का एयरबस के साथ जो समझौता हुआ है, अब पहली बार हमारे यहां लड़ाकू विमान बनने लगे। आपने ये देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो भारत की है ब्रह्मोस, वो अब हम निर्यात करने की स्थिति में हो गए। फिलीपींस पहला देश बना जिससे हमारे से निर्यात का ऑर्डर बुक किया। तो मैंने सिर्फ ये बात कही कि एक गरीब महिला की चूल्हे के उठने वाले धुएं से जो उसको तकलीफ हो रही थी, वहां से लेके राष्ट्र की सुरक्षा पर छाने वाले धुएं तक, जितने भी संदेह थे, सबके निवारण करने के बारे में उन्होंने विचार किया। अब एक और दृष्टि से समझिए, आप लोगों से बहुत लोगों को याद होगा, बाई चांस उस दिन मैं जयपुर में ही था। 2019 का लोकसभा चुनाव था, अप्रैल का महीना था, और आपको याद हो उस समय आया था अचानक मैसेज सवेरे सवेरे कि दोपहर में 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं अब की कौन सा नोट बंद होने जा रहा है। परंतु आप में से कुछ लोगों को तो याद होगा उस दिन प्रधानमंत्री जी ने आगे बोला क्या था। जानते क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि अर्थ की जो लोअर ऑर्बिट है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको सटीकता के साथ नष्ट करने की क्षमता भारत ने प्राप्त कर ली, और यह प्राप्त करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा देश है। आप कहेंगे ये कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री को करने की आवश्यकता थी? ये तो कोई एक वैज्ञानिक टाइप की उपलब्धि लगती है, कोई वैज्ञानिक या डीआरडीओ के लोग आके घोषित कर देते। ये जानते क्या महत्वपूर्ण? जैसे आज हमारे पड़ोसी बहुत कहते हैं एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर। अरे साहब, एटॉमिक पावर होना अलग है, वो चलाना आना अलग है। क्या होता है कि जब आप मिसाइल छोड़ते हैं, अगर आप लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ते हैं, शॉर्ट रेंज की बात नहीं जो 100-200 किलोमीटर वाली नहीं, अगर 2-3 हजार किलोमीटर की रेंज वाली भी छोड़ते हैं तो वो स्पेस में जाती है, और स्पेस की लोअर ऑर्बिट तक जाके वो नीचे आती है, और उसमें टाइम लगता है। जैसे आईसीबीएम को करीब करीब आधा घंटा लगता है, तो 20 से 25 मिनट का समय लगेगा उसको
छोड़ने में और वापस आने में। अगर आपके सैटेलाइट ने देख लिया और आपके पास वो क्षमता है तो आप उसको अर्थ की लोअर ऑर्बिट में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आपके इलाके में आना ही नहीं पाएगी। ये क्षमता भारत ने प्राप्त की, हम चौथे देश थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, यानी जो मैंने आपसे कहा ना कि किस सीमा तक जाकर हमको राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने की। इसीलिए जो हमारे साथी कहते हैं कि हमारे जो बगल के लोग हैं कि साहब हमारे पास बम है, अरे साहब छोड़ोगे तो हवा में ही निपटाने की क्षमता हमारे पास है। और एक और आप अंतर समझिए कि 98 में जब भारत ने एक्सप्लोजन किया था तो 5 किए थे ना, पहले दिन 2, उसके बाद 3, अभी 11 मई और 13 मई आने वाली है, पोखरण विस्फोट की जयंती आएगी। पाकिस्तान ने भी 5 किए थे, उसने एक ही प्रकार के 5 किए थे। हमारे 5 में अंतर जानते क्या था? उसमें मिडिल लेवल के भी थे, माइनर भी थे, सब एटॉमिक भी थे और हाइड्रोजन बम भी था। मतलब 0.1 का भी कैपेसिटी का था, इतना जो एक छोटा कैंटोनमेंट नष्ट कर दे। अगर वहां 100 टैंक रखे उसको नष्ट कर दे। और बड़ा वाला भी था जिसको न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम कहते हैं, जो पूरा शहर नष्ट कर दे और उसकी प्रिसाइजन के साथ चलाने की क्षमता भी थी। उन्होंने सब एक ही प्रकार के बनाए। तो आप क्या होता है युद्ध में, ऐसा नहीं कि आप सीधे कोई ऐसा बम छोड़ देंगे कि दूसरा देश का क्या पूरा शहर नष्ट हो जाए। आप पहले क्या टारगेट करेंगे? कोई एक एयरपोर्ट नष्ट हो जाए, एयर स्ट्रिप नष्ट हो जाए, कैंटोनमेंट नष्ट हो जाए। तो हमारे पास हर प्रकार की क्षमता थी, मगर वो तो बस वही समझाते ना कि हमारे पास, उनके एक मंत्री बोले थे हमारे पास पौवा पौवा भर के हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक सोच भी वही पौवा भर की थी। मगर हमारे यहां इस प्रकार के बचाव की स्थिति। अब इसके आगे आप आइए, जब हम आगे बढ़ते हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आना चाहते हैं, तो हमें प्रोडक्शन और जो कोर इंडस्ट्री है उसमें भी तो आगे आना पड़ेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं जो आप सब यूज करते हैं, मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं। 2014 से पहले भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोबाइल हैंडसेट था। आज भी हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है। चाइना नंबर 1 पे है, हम नंबर 2 पे हैं, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा मोबाइल हैंडसेट हमारे यहाँ यूज होते हैं। मगर हमारे यहाँ मोबाइल बनाने की फैक्ट्री केवल 2 थी, मोबाइल हैंडसेट बनाने। आज 200 से ऊपर है और हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। आज अंतर यह है कि दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग, जिसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री दुनिया की दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। एप्पल की फैक्ट्री, एप्पल पहली बार चाइना से शिफ्ट होकर आया है। 25% एप्पल के फोन अब भारत में बने हैं। आईफोन 14 पहली बार 25% आईफोन 14 इस बार, पहले आप देखते हैं ना असेंबल्ड इन चाइना, अब वो असेंबल्ड इन इंडिया है। और इतना ही नहीं है, हमने करीब 21,000 करोड़ रुपए के फोन्स जो हैं वो बनाकर निर्यात भी किए हैं। तो ये बदलाव, क्योंकि जब आप ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए। मगर समस्या क्या है कि मोदी जी तो इतना आगे की सोचते रहे, मगर उनके साथ के लोग जो हमारे विरोधी हैं वो उतना ही पीछे धकेलने का प्रयास करते रहे। और यह आज से नहीं है, पिछले 22 सालों से है, जब से वो मुख्यमंत्री बने थे तब से लेके आज तक। अब एक छोटा उदाहरण देखिए, कोविड आया। देखिए जैसे ही कोविड आया, और आपको याद हो 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले साल जनवरी तक संभवतः हम वैक्सीन बना लेंगे, यानी जनवरी 2021 तक। और उस समय हर देश में बहुत घबराहट थी कि वैक्सीन कैसे बने। अचानक ये सारे के सारे लोग, ऐसा लगा कि सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए। हमारे विपक्षी दल कहने लगे अरे ऐसे कैसे बन सकता है, इतने कम समय में आज तक दुनिया में कोई वैक्सीन बना ही नहीं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। अब वो भी हो गया। तब वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करने का प्रयास किया गया। तमाम लोगों ने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे। कुछ कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको बीजेपी का वैक्सीन भी कह दिया था। तो वो हो गया। अब देखिए जब दूसरी लहर आई, किस सीमा तक समस्या क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। जब दूसरी लहर आई 2021 अप्रैल में, जब दूसरी लहर चरम पे थी, हमारे 2 प्रमुख जो विरोधी दल के लोग और अनेक विरोधी दलों के लोगों ने बाकायदा ये बयान दिया है और ट्वीट किया है कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया।
जबकि आप जाकर चेक कर सकते हैं अप्रैल 2021 तक भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। यानी जो चीज बनी नहीं है उसके बारे में उस समय देश में जब लोग इतने तनाव में थे, परेशानी में थे, उसमें और ज्यादा भय का वातावरण, दुष्प्रचार करने का प्रयास करना, मगर उससे भी निकले। ऑक्सीजन की कमी हुई, आपको ध्यान हो ऑक्सीजन की खपत 10 दिन के अंदर 20 गुना बढ़ गई, मगर एक सप्ताह के अंदर, अगले एक सप्ताह में सरकार ने उस पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की। चुनौतियां इतनी बड़ी थी। और फिर इतना ही नहीं हुआ, जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का समय आया तो यही लोग ज्योतिष के विशेषज्ञ बन गए। ये लोग कहने लगे मुहूर्त सही नहीं है, इस वाली तिथि में ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मुझे तो याद आता है कि जब हम लोगों की पिछली सरकार थी और डॉक्टर जोशी ने उस समय ज्योतिष को पाठ्यक्रम में अर्जित किया था, तो ये लोग जाके कोर्ट में रिट लगाए थे कि ज्योतिष अंधविश्वास है। मगर राम जन्मभूमि के शिलान्यास को रोकने के लिए मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, मुहूर्त के विशेषज्ञ होकर बताने लगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस ढंग से किया गया। इससे आप समझिए कि मोदी जी ने कितनी बाधाएं सही, और उसके बाद उन्हें आगे चलने में, और एक एक छोटा छोटा चुनाव भी होता है तो कहते हैं हर चुनाव में लिटमस टेस्ट, बस अब की बार तो मोदी हारी जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। अब देखिए, अभी त्रिपुरा का चुनाव हुआ, हम लोग दोबारा सरकार बनाने में सफल हुए। कितनी बड़ी बात। केवल 5 साल पहले 2018 में त्रिपुरा में निर्बाध शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो सोचा जाता था क्या भारतीय जनता पार्टी कभी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। आज 5 साल में स्थिति हो गई, कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक हो गए, और यह कहा जा रहा था क्या दोनों मिलकर भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। उसके बाद क्या कहा गया, तो उनके अध्यक्ष ने कहा छोटे राज्य थे इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेघालय त्रिपुरा। समझिए, हार गए तो छोटे थे, अगर हम हार गए होते तो उसी के आधार के ऊपर मोदी जी की पूरी लोकप्रियता को तौलने लगते। खैर, वो छोटे कह रहे थे, अब उन छोटों ने उनके ऊपर क्या घाव किया। जैसे वो हिंदी की एक कविता की पंक्ति है ना, जो बिहारी लाल बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने अपनी जो ग्रंथ लिखा उसको छोटे छोटे दोहे थे, उसको 700 दोहे लिखे, तो उसका नाम है बिहारी सतसई। तो उसके लिए कहा जाता है सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वो छोटे थे पर गंभीर घाव करके गए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना, और अब देश के अंदर से नहीं, देश के बाहर से भी, मगर मोदी जी ने देश के अंदर से लेकर बाहर तक जो वातावरण बदला। अभी देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। आप बताइए, दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष है जो दोनों से बात कर सके? अमेरिका का राष्ट्रपति बात करना चाहे तो जेलेंस्की उससे बात करेंगे, पुतिन उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। शी जिनपिंग बात करना चाहे तो पुतिन बात करेंगे, यूक्रेन के जेलेंस्की ध्यान नहीं देंगे। मोदी जी की बात का दोनों ने सम्मान किया। आप याद करिए, पुतिन के सामने इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन की सरकार को भी धन्यवाद दिया। हमारे 20,000 से अधिक बच्चे थे वहां पर, और भारत का झंडा लगी हुई गाड़ी को यूक्रेन और रूस दोनों की सेनाओं ने आक्रमण न करके सेफ पैसेज दिया, और हम सारे छात्रों को लाने में सफल हो गए। सिर्फ एक छात्र की दुखद मृत्यु हुई, जो कि अपना ग्रोसरी का सामान लेने गया था, उस समय पास में मिसाइल अटैक हो गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। अन्यथा हम सबको लाने में सफल हुए। और ये ऐसे ही नहीं, यमन में लड़ाई हो रही थी, 3 साल पहले की बात है। यमन में लड़ाई हो रही थी तो यमन के विद्रोही लोग और यमन की सरकार दोनों लोगों ने भारत के जहाजों को निकलने के लिए 2 घंटे का रोज युद्ध विराम करते थे। उस 2 घंटे में एयरपोर्ट पे बमबारी नहीं होती थी, और हमने अपने ही देशों के, अपने ही नागरिकों को नहीं निकाला, 19 देशों के नागरिकों को निकाला, 19 देशों के। और उसमें सिर्फ हमारे आसपास के देश, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका ही नहीं थे, इंग्लैंड और अमेरिका के नागरिकों को भी हमने निकाला। ये क्रेडिबिलिटी मोदी जी ने स्थापित की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। परंतु ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं। आपने लोगों को सशक्त भी कर दिया, हथियार भी दे दिया, मगर हथियार चलाने के लिए एक शौर्य और मानसिकता भी तो होनी चाहिए। मानसिकता बदलने के लिए मैंने कहा कि जो उनका राजनीति में पदार्पण हुआ था, तो क्या मानसिकता बदली? पिछले 67-68 सालों में, अपवाद स्वरूप 6 साल अटल जी के छोड़ दें तो लगभग 60 सालों तक हम एक विचित्र मानसिकता के शिकार रहे। वो क्या मानसिकता थी?
आप देखिए दुनिया में कहीं लड़ाई होती हो या मोहल्ले में लड़ाई होती हो, हमेशा यही होता है कि बड़ा और ताकतवर छोटे और कमजोर को सताता है। यहां उल्टा था, हम बड़े और ताकतवर थे, हमारा पड़ोसी छोटा और कमजोर था और वो हमको सताता था, और हम केवल जाके दुनिया में चिल्लाते थे कि साहब वो हमें परेशान कर रहा है, वो हमें प्रताड़ित कर रहा है। अब जाके बदलाव आया है जब वो चिल्लाता है जाके कि भारत हमको आंख दिखा रहा है। और इतना बड़ा बदलाव आया कि पिछले 9 साल भारत के इतिहास के एकमात्र 9 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक, कि अगर आपको वो याद हो कि पाकिस्तान की संसद में बोला गया, वहां के सांसद के द्वारा, वहां के विदेश मंत्री का नाम लेके, कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी आए हुए थे, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये सुनने को तो 1971 में भी कभी नहीं मिला कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे हो। इमरान खान ने इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी नेशनल असेंबली में बोला कि जो इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक ये कुछ करने की सोच रहे, ये हमने हासिल किया। अब देखिए जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कहते हैं साहब वो मोदी जी गए थे वहां पे बिरयानी खाए, कहते हैं ना, टीवी बहुत सुना होगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मोदी जी तो वेजिटेरियन है और पाकिस्तान में वेजिटेरियन बिरयानी बनती नहीं है, तो तुम क्या कह रहे हो कि बिरयानी खा लिए थे। और उन्होंने एक बार दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था और उसके बाद जब उन्होंने देख लिया तो उनको उस स्थिति में पहुंचाया कि आज मजे की बात देखिए, आज वो स्थिति क्या हुई है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इससे पहले जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था तो केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया उनके साथ। आज हमने उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि केवल एक चाइना उनके साथ खड़ा होता है और इक्का दुक्का एक आध देश और, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। पहली बार ऐसा हुआ जब हमने ये संदेश दिया कि अब एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। और आपको याद हो जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो पहली जनसभा हुई थी वो भी राजस्थान में ही हुई थी, उसमें से एक चित्तौड़गढ़ में थी उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा। अब देखिए शायद उस चीज की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है। हमने बहुत दिन तक ये सुना कि हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे, ठीक है वो हम एक अच्छा विचार था, परंतु आपको पता है कि ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो शायद उनको इसी राजस्थान की धरती से यह प्रेरणा मिली होगी कि उन्होंने जो किया उसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। और आपने देखा कि आज देश में यह बदलाव दिखाई पड़ा, और बदलाव सिर्फ इतना नहीं, जो लोग कहते हैं इस देश में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ा और वो तरह तरह की बातें करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। ये बताइए 2014 से पहले कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं होते थे? इस जयपुर में भी धमाके हुए थे, दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, पुणे में, नासिक में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। आज सब कुछ सिमट के दक्षिण कश्मीर के केवल 4 जिलों तक रह गया। क्या ये बदलाव किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा? इतना बड़ा बदलाव, मगर अफसोस राजस्थान में जो बहुत शांतिपूर्ण राज्य माना जाता था, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती थी, यहां हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे, कर भी दिया गया। और मजे की बात वो जो अपने को अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी का सबसे बड़ा प्रतीक मानते थे, उनके शासनकाल में हुआ और वो सर तन से जुदा के ऊपर चुप्पी साधे बैठे रहे। इसे आप क्या कहेंगे? इसे कुर्सी की बलिहारी कहें या सत्ता की लाचारी कहें। खैर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चुनौतियां कितने प्रकार की थी, और अब देखिए मोदी जी को चुनौतियां 7 समुंदर पार से भी आ रही।
अब जब लगा कि देश की जनता पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है, तो नरेंद्र से नरेंद्र बनने की यात्रा अभी इतनी आसान नहीं थी। अब बाहर से अटैक होने शुरू हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि चलो बाहर से ही आक्रमण करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां के बहुत से लोग बाहर की उन चीजों में उनका साथ देने लगे। तो आपने देखा कि राष्ट्र का स्वाभिमान और शक्ति दोनों को स्थापित करने का काम किया। यहां पर अब एक और बात आती है, कोई भी राष्ट्र, उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी आ जाए, उसके पास सैन्य क्षमता अच्छी आ जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए, और जब तक आत्म गौरव नहीं होगा तो उस राष्ट्र का तो अस्तित्व ही नहीं होगा। और उसका राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा भी तो कितना लंबा चलेगा। विकसित राष्ट्र बनना अगर हमारा लक्ष्य है, तो अमेरिका तो विकसित राष्ट्र है ना, क्यों कोई वहां जाकर कोई भी बच्चों के ऊपर गोली चला दे रहा है जब तक ऐसी घटनाएं आ रही हैं? क्या कमी है भाई? रुपया पैसा बरस रहा है, यू आर सिटिंग ऑन ए मटेरियल हेवन, इसके बावजूद तुम्हारे मन में कौन सी कमी रह गई? आप ये सोचिए। तब उन्होंने क्या किया कि जो भारत की संस्कृति है, उसके जो मान बिंदु हैं, उनको भी वही सम्मान देने का प्रयास किया। आपने देखा कि चाहे वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, केदारनाथ का उद्धार का भव्य स्वरूप धारण करता हुआ दिख रहा हो, तो ये वो चीजें हैं भारत जिनके की द्वारा विश्व को प्रेरणा देने की क्षमता रखता है। तो भारत की जो मूल संस्कृति है, जहां से वो आत्मगौरव का विषय निकलता है, वह भी उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। एक उदाहरण आपको और भी बताता हूं। जैसे आप में से बहुतों ने ध्यान दिया होगा, आज हम कहते हैं कि भारत को जगत गुरु बनना है, विश्व गुरु। तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे आप? गुरु हैं तो दूसरे को इंस्पायर करने की कुछ कैपेसिटी चाहिए ना। आप याद करिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जब वो योग का विषय लेकर आए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 से अधिक देशों ने भारत के योग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, वो उसके सेकंड प्रपोजर बने। ये संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहला मौका है। और आज जब जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, 170 से अधिक देशों में जब लोग जाकर योग करते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति का प्रभाव, सकारात्मक और प्रेरणादायी प्रभाव 170 देशों के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई पड़ता है। ये वो भारत है जो एकदम अलग है, पूरी दुनिया से अलग जो हमारी क्षमता है, उसको उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। आप याद करिए, इससे पहले जब भी विदेश जाते थे, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए, तो उन्होंने भगवत गीता भेंट की। तो इस पर लोगों को आपत्ति हो गई, ये क्यों किया गया भाई? ये तो सांप्रदायिक है। क्यों? भारत, अब मैं आपको कोट करना चाहता हूं, विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक एटम बम माना गया ना। एटम बम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। सबसे पहले जो अमेरिका में जुलाई 1945 में एटम बम का विस्फोट हुआ, विश्व का पहला विस्फोट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब न्यू मैक्सिको में 16 जुलाई 1945 को पहला विस्फोट किया और वो सक्सेसफुल विस्फोट हुआ, तो उस विस्फोट को देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा कि मुझे यह देखकर श्रीमद् भगवत गीता का भगवान कृष्ण का वह वाक्य याद आता है कि यदि सृजन मैं हूं तो विध्वंस भी मैं हूं। अब आप सोचिए कि एटम बम बनाने वाले जिस साइंटिस्ट को जिस भगवत गीता में वह प्रेरणा दिखाई पड़ती है, उसको वो लोग कहते थे कि साहब ये तो सांप्रदायिक ग्रंथ है। इसलिए अब मैं एक उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, जैसे इस पुस्तक के लेखक बुद्धि प्रकाश जी प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर हैं। अब तो दुनिया ने लगभग ये स्थापित सत्य की तरह आता जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में हुई थी और आचार्य सुश्रुत ने की थी, और इसका भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि सन 1784 में लंदन से निकलने वाली एक मैगजीन द जेंटलमैन, उसमें दो साइंटिस्टों, एक का नाम था टॉमस क्रूजो और एक था जेम्स पिंडले, इन दोनों ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में जानते क्या लिखा? कि उन्होंने, ये 1794 की बात है, उन्होंने लिखा कि 1793 में भारत के पुणे में
एक व्यक्ति था जिसकी नाक काट दी गई थी और उन्होंने देखा कि राइनोप्लास्टी के द्वारा उसकी नाक लगाकर दोबारा पूरी व्यवस्थित ढंग से लगा दी गई। और यह बात उन्होंने 1 साल बाद कहा कि चूंकि हमने देखा कि 1 साल में उसकी नाक एकदम सामान्य हो गई, इसलिए 1 साल के बाद उन्होंने जाकर वह पेपर पब्लिश किया। और उल्लेखनीय बात जानते क्या थी? वो प्लास्टिक सर्जरी करके उस व्यक्ति की नाक को रेस्टोर करने वाले लोग कौन थे? कोई आज के हिसाब से जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा वो कहते हैं उच्च वर्ग का नहीं, वो कुम्हार जाति के लोग थे जो आज की डेट में ओबीसी में आते हैं। यानी आप सोचिए भारत के ज्ञान का स्तर क्या था और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में ज्ञान का प्रसार क्या था और हर वर्ग के पास कुशलता क्या थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप उन्हीं के यहां की मैगजीन में लिखा, परंतु इसी बात को कहो तो साहब ये सांप्रदायिकता थी। इस कारण से भारत को यदि पूर्ण रूप से ऊपर उभरना था तो इस विचार से भी मुक्त होना था कि क्या सांप्रदायिकता है और क्या वास्तविकता है। अफसोस की बात यह कि हमारे यहां एक से एक, आपके राजस्थान में एक से एक शानदार किले बने हुए हैं। ये किले बनाने वाले लोग तो लाल किला नहीं बना सकते थे, और जिन्होंने अपने यहां एक झोपड़ा तक ढंग का नहीं बना पाए, लाल किला वही बना सकते थे। ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है। मतलब जिन लोगों ने तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोरा बनाया, वो ताजमहल नहीं बना सकते थे। जहां ताजमहल का के लेवल का एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलता है, वही बना सकते थे। ये हमारे दिमागों में बात इस ढंग से बैठा दी गई लंबे समय तक। एक और आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा षड्यंत्र था कि हमारी जो अच्छाइयां हैं उसको बुराई की तरह कैसे फिट कर दो। एक बहुत बड़े ब्रिटिश राइटर हुए कर्नल जेम्स टॉड, उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है, पर उन्होंने राजस्थान के ऊपर एक किताब लिखी है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और उन्होंने लिखा है कि जो राजस्थान के हिंदू राजा होते थे उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, वो जीत हार के एक टूर्नामेंट की तरह होता था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। और यहां कभी मारने वाले को, हारने वाले को दूसरा राजा मारता नहीं था और न प्रजा में जाके लूटपाट करता था। और उन्होंने जब मार्शल रेसेस का वर्णन किया तो भारत की तमाम जातियों का वर्णन किया और उनसे पूछा गया कि भाई आपने दुनिया की जो बड़ी बड़ी रेसेस थी जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई, गोथ, हून, वंडाल्स, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया? तो जानते उसने क्या जवाब दिया? आफ्टर कमिंग टू इंडिया आई हैव रियलाइज्ड that I was talking about the martial races of the world, not the barbaric races of the world. अब आप सोचिए, ये हमारे यहां का नियम था। इवन केरल में जिस समय पुर्तगीज राजाओं के साथ जेमरिन राजाओं का युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, तो जेमरिन राजा जानते हैं, उनको जाके एक बताते हैं कि साहब युद्ध अगर अपरिहार्य हो गया तो युद्ध की शर्तें क्या रहेंगी। युद्ध यहां जनता के बीच में नहीं होगा, दूर एक मैदान में होगा। हम नगाड़ा बजाएंगे और जब तक आप उसके जवाब में नगाड़ा नहीं बजाएंगे तब तक हम आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि हम बगैर चेतावनी दिए युद्ध नहीं करते। पीठ दिखा देगा, उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। यदि कोई घायल हो गया तो उस पर वार नहीं करेंगे। जीतने हारने के बाद जो भी होगा, कोई नागरिकों की संपत्ति से लूटपाट नहीं होगी, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं होगा। ये सारी शर्तें पढ़ने के बाद एक केरल के राइटर है पद्मनाभ पिल्लई, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ केरला लिखी है, उन्होंने लिखा कि पुर्तगीज राजा ने कहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर और अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आप सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी महानता थी। पृथ्वीराज चौहान ने इसीलिए कितनी बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, उसने पीठ दिखा दी तो पीठ के ऊपर वार नहीं किया। यह महानता थी और उसे हमारी कमजोरी और मूर्खता बनाकर स्थापित किया गया। हमारे यहां यह कहा गया कि यहां की एक परंपरा में था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहा गया तो बेवकूफ होते थे। अरे ये तो कहते थे मूंछ नहीं नीची होनी चाहिए, चाहे सर कट जाए। सर झुकाऊंगा नहीं, सर कटा दूंगा। मैं पूछता हूं आज एक आदमी ऐसा दिखा सकते हैं जो कहे कि सर कटाने को तैयार हूं, झुकाने को न तैयार हूं? हमने पूरा एक समाज खड़ा कर दिया जो कहे कि सर झुकाऊंगा नहीं, सर कटाऊंगा। देश के लिए बलिदान होने को तैयार समाज के सारे लोग, कि छोटा छोटा गांव का किसान भी इस बात को झुकने को तैयार नहीं। नहीं साहब, वो जो थी उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो हमारी कमजोरी थी। हमारी हर अच्छाई को कमजोरी बनाकर और हमारे ही ऊपर थोप दिया। उदाहरण के लिए सती प्रथा थी। सती प्रथा कब आई? मिडिवल एज में आई, फॉरेन इन्वेजन के बाद। आप कल्पना करिए आज के जमाने में
जब आपको इस ढंग की खबरें आती हैं कि आईएसआईएस वाले सेक्स स्लेव बना के रखते हैं, तो उस जमाने में क्या होता होगा? आप सोचिए कि उस समय आत्म बलिदान के लिए जो हुआ उसको कह दिया गया साहब ये सब हिंदू समाज की खराबी थी। अन्यथा बताइए रामायण महाभारत में कितनी सतियों का उल्लेख है। ये एक सामाजिक परंपरा थी जो हमारे ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, और वो किस चीज का प्रतीक रहता था। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि हमारे यहां कहा जाता था जब लड़ाई होगी तो दो ही विकल्प हैं, या तो जीतना है या बलिदान हो जाना है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, विन और डाई। अब मान लीजिए सारी फौज हार गई, किले की चारों तरफ घेरेबंदी हो गई, अब बाहर 10,000 की फौज है और अंदर 100-200 लोग हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट? एनीवेयर इन द वर्ल्ड द रिजल्ट ऑफ सरेंडर। पर हमारे यहां तो कहा देयर इज नो स्कोप ऑफ सरेंडर, ओनली टू ऑप्शन, विन और डाई। तो क्या होता था, सब लोग सर पे केसरिया मान के बाहर निकल आते हैं, जिसे आप साका कहते हैं, और नॉट विद द मोटिव डू और डाई। डू और डाई पे तो दुनिया में बहुत लड़ाई है, विद द मोटिव टू डाई। तो अब पहले वो 200-250 लोग जो आते थे, जब तीर तलवार के जमाने में ये सोच के आते थे कि मुझे मरना ही है, तो 8-10 को तो मार के मरते थे। तो पहले 1,500-2 हजार तो और मर गए। नाउ अब उस फौज ने इंटर कर लिया शहर में। नाउ द वॉर इज ओवर? नो, वॉर इज नॉट ओवर। एक एक आदमी लड़ता था, एक एक जन सामान्य लड़ता था, सामान्य व्यक्ति, किसान, सब लड़ते थे। अब सब मार दिए गए। अब दुश्मन की फौज महल तक आ गई। ठीक, नाउ द वॉर इज ओवर? नहीं, अब महल के भी सारे सेवक भी जब मार दिए गए, अब केवल महिलाएं बची। नाउ इज द वॉर ओवर? नो, द वॉर इज नॉट ओवर। ओनली टू ऑप्शन, विन और डाई। देन हु विल गिव दिस मैसेज? द मैसेज विल कम फ्रॉम द रॉयल फर्स्ट फैमिली। जब वो ये करती थी तो मैसेज जाता था कि नाउ इट इज प्रूवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर आर ओनली टू ऑप्शन, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इस वजह से इस इलाके को कभी जीता नहीं जा सका। इस वजह से मुगलों को भी लगा कि आखिर में संधि करके चलना पड़ेगा। हर किले में ये लड़ाई। अच्छा चलिए, वो जब वो उसके बाद अंदर आते थे तो उनको लगता था हमने 6 महीने तक इसको घेर के रखा, साल भर लगाया जीतने में, हजारों आदमी मर गए, प्राप्त क्या किया? ये दीवालें। क्योंकि सभी लोग मर गए, सारी जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो जल गई, तो हमने प्राप्त क्या किया? आप सोचिए, इतना जीवट से युद्ध करने की जो चीज थी उसे हमारी कुरीति बना दिया गया। हमारे दिमागों में किस ढंग से उन चीजों को भरा गया। अब एक बिंदु और इसमें कह दूं, सती प्रथा के खिलाफ जब बात क्या जाता है कि विलियम बैटिंग ने 1837 में सती प्रथा को खत्म किया। 1837, आपको पता है 1837 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था। यानी किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता था। और ये जो अंग्रेजी में आपने विच हंटिंग शब्द सुना है ना, ये विचक्राफ्ट एक्ट के समय या प्रवृत्ति, विच हंटिंग का मतलब होता है किसी को टारगेट करके घेर कर जबरदस्ती दोषी सिद्ध करके उसको टारगेट करके मार देना। विच हंटिंग शब्द वो इसलिए आया है कि जिस औरत से दुश्मनी निकालनी होती थी उसको विच यानी चुड़ैल घोषित कर दो, और उसके बाद उसको घेर कर जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। और उनके यहां जानते कब तक रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में द लास्ट केस रजिस्टर्ड अंडर विचक्राफ्ट एक्ट वाज 1951। 1952 में जाके उन्होंने विचक्राफ्ट एक्ट हटाया और हमको ज्ञान दिया कि 1837 में हमारे यहां कुरीति थी और हमारे यहां हटवा दिया। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि बहुत सारी गुलामी की मानसिकता से हमें वापस आना है। छोटी सी बात देखिए, ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसको उन्होंने रिवोल्ट कहा, वो क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यानी सिर्फ आपका जो बेटा होगा उसको उत्तराधिकारी मानेंगे, अडॉप्टेड सन को नहीं। यानी जन्म से तो आप मान रहे हैं और थोप रहे हैं हमारे ऊपर। आप सोचिए हमारे यहां परंपरा क्या थी? भगवान राम थे, भगवान राम के बेटे थे लवकुश, उनका मंदिर देखा है कहीं? मंदिर तो हनुमान जी के हैं। हनुमान जी क्या है? उनके शिष्य हैं, बेटे नहीं हैं। अश्वत्थामा के बेटे हैं द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे हैं। उनका स्थान ऊंचा है या अर्जुन का स्थान ऊंचा है?
हमारे यहां शिष्य का स्थान ऊंचा होता है, बेटे का स्थान नहीं। इसीलिए भारत में गुरु शिष्य परंपरा कही गई, पिता पुत्र परंपरा नहीं कही गई। मगर हमारे ऊपर यह थोप दिया गया कि साहब आप ये व्यवस्था कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत थी। और आप यह भी समझिए कि जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब भगवान राम का मंदिर बना, क्या जरूरत थी इसकी, इससे देश को क्या लाभ मिलने वाला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुतों को शायद न पता हो तो जाके चेक कर सकते हैं। इटली में एक शहर है रवेन्ना, और रवेन्ना शहर रावण से मिलता जुलता लगता है ना। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वहां के जंगलों में जाकर गुफाओं में एक चित्र मिला है। वो चित्र जानते क्या है? एक हिरन मरा हुआ पड़ा है और एक व्यक्ति जो अपने मुंह पर से मुखौटा हटा रहा है और एक स्त्री को पकड़ रहा है। अब यह समझ में आने की बहुत जरूरत नहीं है कि मृग मारीच की मृत्यु और रावण के द्वारा सीता माता के हरण का वो ये इटली में कहां से आ गया भाई? अगर राम का प्रभाव वहां तक नहीं था तो इटली में ये कहां से आ गया? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुर्दिस्तान इलाका जो टर्की इराक के बॉर्डर के ऊपर है, वहां की गुफाओं में एक भारतीय वेशभूषा में धोती पहने हुए, मुकुट पहने हुए, एक धनुष बाण लिए हुए व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने घुटने के बल एक बंदर ऐसे बैठा हुआ है। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। ये वहां तक है। अभी मैं ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि इंडोनेशिया में, लाओस में, वियतनाम में कहां कहां तक वो होती है, वो तो अलग सोचिए। परंतु ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमें क्या दर्शाते हैं यह भी देखिए कि भगवान राम ने जब लंका का अधिग्रहण किया था, लंका के ऊपर विजय प्राप्त की, तो उसका अधिग्रहण नहीं किया, न एनेक्सेशन किया, न वहां कोई अपना डिप्टी अपॉइंट किया। आज के युग में पूरी जियो पॉलिटिक्स इसी पे था ना, दूसरे देश को मिला लो या उस पर कब्जा कर लो या अपना डिप्टी अपॉइंट कर दो अथवा ये कर दो, परंतु हमने नहीं किया। और वहीं के एक व्यक्ति को सत्ता दी और कहा कि आप बस इन सिद्धांतों के अनुसार शासन करिए। उसके बावजूद हमको अनुदार किसने कहा? उन्होंने, जो जाके अमेरिका में उतरे और मूल निवासी रेड इंडियन साफ, कितने रेड इंडियन बचे हैं? ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां के ओरिजिनल मूल ट्राइबल्स साफ, वो आके आज यहां ट्राइबल्स को समझाते हैं कि हम तुम्हारे अधिकारों के रक्षक हैं। तो आज के युग में यदि पूरी दुनिया को सह अस्तित्व का सही स्वरूप कोई दे सकता है तो वो सिर्फ भारत दे सकता है। और उल्लेखनीय बात है, भारत में वह हिंदू संस्कृति दे सकती है जिसने पूरी दुनिया को एक सिद्धांत दिया था, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि इफ यू कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली बिग कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेजन। इसीलिए ना हमने दुनिया को जीतने की कोशिश की, न किसी को हिंदू बनाने की कोशिश की। और उसके बावजूद हमारे धर्म की ताकत ये देखिए कि कुंभ मेले में हजारों विदेशी आता है। कभी आपने सुना है कि किसी दूसरे धर्म की तीर्थ यात्रा करने के लिए दूसरे धर्म वाला जाता हो? कभी नहीं सुना होगा। और ये उदारता के साथ एक महानता देखिए कि वो लोग आकर जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं, वो रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं। हम उनसे ये नहीं कहते तुम हिंदू बन जाओ। तो आप सोचिए कि दुनिया में जिसे आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका समाधान यही दे सकता है। तो अटल जी की जो कविता की एक फेमस पंक्ति है ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसकी जो अंतिम छंद है वो इसको पूरा दिखाता है। क्योंकि हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें दुनिया को जीतना है, हमने कहा हमें अपने मन पे विजय प्राप्त करनी है, हमें अपने अंदर की प्रवृत्तियों को जीतना है। तो उसे अटल जी ने जो कहा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, भारत के लिए कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये जो सबसे उच्च विचार था उसको छोटा करने का प्रयास। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहूंगा
कि स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव है, तो स्वतंत्रता के बारे में भी बहुत सारा विष दिमाग में भरा हुआ है, वो भी बहुत क्लियर हो जाना चाहिए सबके दिमाग में। जब प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति उस जगह पे लगवाई जहां किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रहती थी इंडिया गेट पे, तो कहा गया हम इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर जानते क्या है? जब इस देश को आजादी मिली है, किसी को अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाके चेक कर ले, 1947 में हमको जब आजादी मिली तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और उन्होंने 15 मार्च 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए अपने भाषण में, जब वो ये कह रहे हैं कि भारत को स्वतंत्र करना क्यों आवश्यक हो गया है, कैबिनेट मिशन प्लान को अप्रूव करने से पहले वो ये लिख रहे हैं वो इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि भारत के सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा अब समाप्त हो गई है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के कारण जो एक ऐसा असंतोष उत्पन्न हो गया है कि अब हम भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते। और 25 लाख की भारत की फौज थी जिसमें केवल 40,000 अंग्रेज थे। तो बहुत साफ हो जाता है कि स्वतंत्रता किसके कारण मिली। और एक महत्वपूर्ण घटना स्वतंत्रता की जो लोग भूल जाते हैं, 16 फरवरी 1946 को मुंबई में भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और 2 दिन के अंदर 20,000 नौसैनिक उस विद्रोह में शामिल हो गए थे, कराची से लेकर कलकत्ता तक। अंग्रेजों ने कोशिश की, वो नहीं माने। 100 से अधिक जहाज, नेवल शिप्स भारतीयों के कब्जे में आ गए थे। आखिर में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से रिक्वेस्ट किया, सरदार पटेल और नेहरू जी ने बात की, तो 12 दिन के बाद वो सैनिक वापस आए। 28 फरवरी को वो समाप्त हुआ और ये 15 मार्च का बयान है पार्लियामेंट में क्लेमेंट एटली का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी को डिसक्रेडिट नहीं कर रहा हूं, पर क्रेडिट सबको देना चाहिए जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता का ये पूरा आधार बनाया, उनको भी इस विषय का क्रेडिट अवश्य मिलना चाहिए। मैं एक और भी बात, कई बार लोगों को लगता है कि बहुत प्रचार किया जाता ना कि वीर सावरकर कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाएं भारतीय। आपने कभी ये सोचा कि जो आजाद हिंद फौज में सैनिक जा रहे थे वो थे कौन? वही तो थे जो 1938-39 के बाद जाके आर्मी ज्वाइन किए थे। वीर सावरकर ने बाकायदा ये बयान दिया था उस समय। देखिए, अंग्रेजों की एक नीति भी रहती थी कि वो भारतीयों को, और भारतीयों में विशेषकर हिंदुओं को, हथियार का लाइसेंस भी नहीं देते थे जल्दी। तो वीर सावरकर ने कहा सेना में भर्ती हो, वो तुम्हें हथियार का लाइसेंस नहीं, हथियार भी देंगे, अपने जहाज और तोप का कब्जा भी देंगे। और यही डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 15 जून 1944 को आजाद हिंद फौज रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह बोला है कि जब, मुझे दुख की बात है कि जब तमाम कांग्रेस के नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक करके मजाक उड़ा रहे हैं, तो कम से कम भारत में मिस्टर सावरकर जैसे समझदार लोग हैं जो नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यही नौजवान हमारी ताकत बनेंगे। तब आप ये समझ लीजिए। और अंत में आजादी मिली, तो ये बताइए 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए, तो माउंटबेटन 30 जून 48 तक क्यों भारत के गवर्नर जनरल रहे? जो लोग आज दावा करते हैं, तो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, और भारत की आर्मी का चीफ कौन था 47 के बाद भी? जनरल रॉय बूचर। भारत की एयरफोर्स का चीफ कौन था? एल्महर्स्ट। भारत का नेवी चीफ भी अंग्रेज था, आईबी चीफ भी अंग्रेज था। कैसी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे आप? तो जो आप दावा करते हैं यह भी यथार्थ। और जिन लोगों ने पूरा जीवन बलिदान कर दिया, जो फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने पूरा, आजाद हिंद फौज के 30,000 लोग मारे गए, 30,000 सैनिक बलिदान हुए, उनका कोई योगदान नहीं था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो सब छोड़िए, उनका कोई योगदान नहीं था इन सारे लोगों का। और योगदान केवल उनका था जो एडजस्टमेंट के तहत धीरे 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 पावर पाते चले जा रहे थे। इसलिए जब हम नरेंद्र से नरेंद्र तक की बात करते हैं, और पुनः वहीं G20 पे जहां से विषय को शुरू किया था, तो आपको मैंने सिर्फ यह कहने का प्रयास किया कि मोदी जी ने कितनी व्यापक दृष्टि के साथ कि एक शौचालय से लेके इस राष्ट्र के स्वाभिमान का निर्माण कहां कहां तक हो सकता है,
और किन किन चीजों के द्वारा हो सकता है, उसके द्वारा जो करने का प्रयास किया है। एक उदाहरण और आपको दे दूं कि किसी सरकार ने नहीं सोचा होगा कि WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, क्योंकि आयुर्वेद के रूप में हमारे पास दुनिया का सबसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज्ञान है, वो हमने लाकर भारत में स्थापित किया और जामनगर में उसका ग्लोबल सेंटर बना। अब आप सोचिए कि हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वर्ल्ड के लीडर बन के उभर सकते हैं। पिछले बजट में आपने देखा सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में बना, क्योंकि राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में तो सोलर का महत्व और अधिक है। अब आपने देखा नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी बना। तो ये मैंने सिर्फ ये कहा कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी आगे बढ़ना, भारत की गौरवशाली परंपरा को भी आगे लेके जाना और गरीब व्यक्ति को के लिए भी सदैव आना, और इसके साथ रोज अपोजिशन से 1 से 2 किलो गाली खाते रहना। तो मुझे लगता है ऐसा अद्भुत व्यक्ति बहुत आसानी से किसी देश को नहीं मिलता है। और एक और बात याद करिए, मोदी जी का राजनीति में पदार्पण कब हुआ? 2001 में। 2001 क्या था? 21वीं सदी का पहला वर्ष। और वहां से वो आए और वो निरंतर सत्ता में हैं और अगले दशक में उन्होंने हमें स्पष्ट बहुमत की सत्ता दिखाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं 21वीं सदी में भारत के भवितव्य का निर्माण कैसे होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि नियति ने उनका चयन किया था, इसीलिए 2001 में लाकर स्थापित किया था। और ये जितने भी लोग बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, ये वैसे ही हैं जैसे रामायण में राम के काज में बाधा उत्पन्न करने के लिए बहुत से मारीची, सुबाहु, कालनेमी सब आकर बाधा उत्पन्न कर रहे थे। आज भी हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, परंतु आज भी वो बाधाएं हैं, परंतु वो सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शायद जो पुस्तक में कहा गया नरेंद्र से नरेंद्र तक, तो उन्होंने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में भगवान शिव के उस रूप से प्रेरणा ली है कि वो मानो ये कह रहे हो कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, और निर्माण किस प्रकार से किया है? वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और कोई भी निर्माण बगैर दृढ़ता और कठोरता के पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ये भी दिखाया है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। तो आप आश्वस्त रहिए कि भारत के परिवर्तन का यह नया समय आ गया। जैसा उन्होंने उल्लेख किया भगवान राम का और स्वामी विवेकानंद जी का, तो बस अंत में विवेकानंद जी का एक सेंटेंस और कोट कर दूं। उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व 1901 में यह कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। तो वो 1 शताब्दी 2001 में पूरी हुई थी। उसी 2001 में जिसमें मोदी जी सत्ता में आए थे, तो शायद जो नरेंद्र ने देखा था वो नरेंद्र उसका कहीं माध्यम बनने वाले थे। प्रकृति का यह एक संयोग है, भारत का अब भवितव्य उभर कर सामने आने जा रहा है। हम सबको केवल अपने अपने स्तर से उसमें योगदान देना है। बस उतना ही योगदान हम दें जो पहले 5 संकल्पों का अंतिम था। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करें। और बस ये याद रखें कि हमारे पास एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और स्वर्णिम भविष्य है। वर्तमान को सही दिशा में ले जाएंगे तो गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।
लगभग 1 घंटे तक आपने धारा प्रवाह अपना वक्तव्य हम सभी को अपना पाथेय प्रदान किया और आप सबके बारे में भारत के स्वाभिमान की जो चिंगारी अब लगी है ये बुझने ना पाए। और जो आपने कहा है उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो चली है कि भारत के पास में औपचारिक रूप से वीटो पावर हो न हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से भारत के पास इतने बड़ी वीटो पावर है कि एक दौर वो भी था जब एक विकसित देश का राष्ट्रपति ये कहता था कि मैंने तो भारत के प्रधानमंत्री की कांख में चूंटी भरी है। और एक दौर ये भी है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो पुतिन हो या बाइडेन हो या ट्रंप हो या मैक्रो हो या जिनपिंग हो, अहाते में टहलते हुए भारत के बल के साथ में उनकी पीठ ठोकते हैं। ये भारत का बल है जो विश्व को अपनी वीटो पावर दिखा रहा है। मैं निवेदन करूंगा